फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मास और वेट के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मास के साथ। क्या होता है मास का डेफिनेशन? तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये बहुत बेहतर से समझाया हुआ है, लिखा हुआ है कि द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर में, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, कितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसे हम लोग कह देंगे मास। जितना ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा उसका मास उतना ज़्यादा होगा। जितना पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा उसका मास उतना ही ज़्यादा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर में कुछ मैटर्स हैं, है ना, कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम दूसरा एक ऑब्जेक्ट ले लें, उसमें अगर हम इसमें मान लेते हैं कितना पार्टिकल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी ऑब्जेक्ट में हम मान लेते हैं कि उसमें 200 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी है? तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो यानी कि मास का डेफिनेशन क्या हो जा रहा है कि मास ऑफ द बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितना ज़्यादा उसमें प्रेजेंट है पार्टिकल्स, कितना ज़्यादा मैटर प्रेजेंट है उस बॉडी में, उसी को हम लोग कहते हैं मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जिसका डायरेक्शन नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी। सिंबल है इसका केजी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है, वो मास हम लोग मान लेते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए वो कांस्टेंट है। लेकिन वो कांस्टेंट हमेशा रहेगा क्या? ऐसा है पॉसिबल? तो देख लेते हैं कि एक बॉडी का जो मास होता है वो कांस्टेंट माना जाता है रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। और वो चेंज नहीं होता है। ये मास किसी बॉडी का वो चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। ऐसा नहीं कि आप जमशेदपुर में मान लेते हैं उसका वैल्यू है किसी बॉडी का मास 40 kg, और उसको हम लोग मुंबई में लेकर चले गए हैं तो उसका मास हो गया 60 kg। ऐसा नहीं होता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। ठीक है, ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया मास का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से और ही बहुत कुछ है कि ये फिजिकल बैलेंस में से हम लोग मापते हैं। किसे मापते हैं? हम लोग मास को मापा जाता है फिजिकल बैलेंस में। फिजिकल बैलेंस आप लोग देखे होगा शायद, डेफिनेटली फिजिकल बैलेंस में से हम लोग मापते हैं, इसका वजन करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं कितना मास है। क्यों ऐसा होता है? फिजिकल बैलेंस का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी का जो वैल्यू होता है, वो फिजिकल बैलेंस, अगर ये फिजिकल बैलेंस है, इधर आपका कुछ ऐसा लगा रहता है, इधर कुछ ऐसा लगा रहता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो दोनों ही पैन पर सेम रहता है। दोनों ही पैन पर उसका वैल्यू सेम रहता है। इसीलिए हम लोग फिजिकल बैलेंस के मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है रेस्ट कंडीशन में, ये हमने पढ़ा। थोड़ा सा इसमें ट्रिक डालते हैं, देखिए अब ट्विस्ट कैसा आता है। हम कह देंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इंक्रीज कर सकता है। आप बोलो सर कैसे? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मास कैसे इंक्रीज करेगा? मास इंक्रीज करता है, इसके लिए हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है, ये ट्रैवल करते करते अपना ट्रैवल कर रहा है और इसका स्पीड जो है वो लगभग इसका स्पीड लाइट के स्पीड के करीब करीब पहुंच गया है। सपोज कर लेते हैं इसका स्पीड पहुंच गया है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, जो कि लगभग लाइट के स्पीड के बराबर है, लगभग। तो हम कह देंगे कि इस बॉडी का जो मास है वो अब इंक्रीज करने लगेगा। इसके लिए एक फार्मूला भी था, आपको हम बताए थे, याद करके देखिएगा। वो फार्मूला होता है, हम दोबारा बता दे रहे हैं, m = m0 × √1 - v/c का होल स्क्वायर, वेयर m इज द न्यू मास, जो इंक्रीज करने के बाद मास है।
m0 क्या है, ऑब्जेक्ट का मास जब वो रेस्ट में था। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी 10⁻6 है। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा कोई कंडीशन होता है तब जाके क्या कहते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज कर सकता है। लेकिन नॉर्मली कोई बॉडी इतना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता, और अगर कोई करता भी है तो वो एटॉमिक साइज का पार्टिकल हो सकता है जो कि इतना स्पीड से मूव करे, ट्रैवल करे, एटॉमिक साइज का पार्टिकल। खैर हम लोग नॉर्मली क्या मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा स्पीड के साथ, इतना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रैवल नहीं करता, इसलिए हम लगभग उस ऑब्जेक्ट के मास को कांस्टेंट ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, ये तो हो गया मास के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वेट के बारे में। व्हाट इज़ वेट? तो द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ द फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कि वेट जो होता है किसी बॉडी का वो एक फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? एक ऐसा फोर्स जिससे अर्थ उस किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। बात को समझ में आ रहा है? सपोज कर लिया जाए कि आपके पास एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपके पास एक गेंद रखी हुई है। एक गेंद रखी हुई है ज़मीन के ऊपर एक गेंद रखी हुई है, ठीक है। अब इस ज़मीन पे रखी हुई गेंद को ज़मीन पे कैसे रखा गया है? ज़मीन उसको खींच रहा है, अर्थ इस बॉल पे एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करवा रहा होगा, जिसके चलते ये बॉल को अपने तरफ खींच के रखा है। तो ये अर्थ इस बॉल को जिस फोर्स से अपनी ओर खींच के रखा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। क्या कहते हैं उसे? हम लोग वेट कहते हैं। कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? चलिए, तो द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। इन अदर वर्ड्स, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। या हम लोग दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं कि ये वेट ही है उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं। बात कुछ समझ में आ रही होगी आपको, अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम एक बात यहाँ देख ही चुके हैं कि वेट क्या है। वेट इज ऑल्सो द फोर्स, एंड फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए वेट का ऐसा यूनिट भी न्यूटन होगा। और इस वेट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा रहता है डाउनवर्ड तरफ, सेंटर टू द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है उस वेट से। याद रखना इस बात को हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपका एसआई यूनिट में क्या होता है? इसका न्यूटन होता है। और अगर सीजीएस में आप बात करो तो सीजीएस में वेट का यूनिट होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। और 1 न्यूटन, यानी कि न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है ये आपको बेहतर पता है। आप लोगों को इसके बारे में एक इक्वेशन भी हम बना करके दिखाए थे कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। और ये रिलेशन कैसे करके इस्टेब्लिश हुआ है हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इसको देकर रखा है, आप देख लीजिए जा करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड मास। हमने वेट पढ़ लिया, हमने मास पढ़ लिया। अब वेट और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो आपको पता है कि वेट इज़ अ फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है या फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या हम लिख सकते हैं कि फोर्स का अगर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो क्या वेट का भी मास इंटू एक्सेलरेशन ही होगा? क्योंकि फोर्स और वेट तो लगभग इक्विवेलेंट है दोनों आपस में, यानी कि वेट इक्वल टू भी क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो वेट है ये किसका है? अर्थ खींच रही है जिस फोर्स से, इसको हम लोग वेट कर रहे हैं, राइट। आप जिस फोर्स से अपने तरफ किसी सामान को खींच रहे हो वो वेट नहीं है। अर्थ अगर किसी सामान को अपने तरफ खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है जिस फोर्स के साथ, वो फोर्स वेट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो ए नहीं होगा, वो क्या होगा? वो जी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला हो जाएगा W = m/g। W = m/g। ये फार्मूला क्या है? वेट और मास के बीच में रिलेशन, वेट और मास के बीच में रिलेशन। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि W इक्वल टू एम इंटू जी है, तो क्या इससे हम लोग G इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं जनाब, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, वेट का होता है SI यूनिट न्यूटन और मास का होता है kg, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक और यूनिट मिल रहा है न्यूटन पर kg। क्या हम कह सकते हैं? तो इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर kg भी हो सकता है, या इसके जगह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर न्यूटन भी हो सकता है। बात क्लियर? अब आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ है? तो देखिए एक बात, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है kg, एक्सेलरेशन कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं न्यूटन। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने g इक्वल टू क्या लिखा, g इक्वल लिखा W बाई एम। W को हम लोग क्या लिखते हैं SI यूनिट न्यूटन। न्यूटन ना लिख करके अगर हम लिखें kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को गलत नहीं होगा, डिवाइड बाई मास का होता है kg कट गया, कितना आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या आप उसके जगह पर न्यूटन पर kg लिखो, क्या डिफरेंस है यार? बात तो वही है। न्यूटन पर kg को भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, न्यूटन पर kg को भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखो वही चीज़ आएगा। न्यूटन पर kg को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को वही चीज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई kg कट गया, कितना बचा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बात वही है भाई, घुमा फिरा कर जिधर से भी कान पकड़ना पकड़ो, बात अपना तो वही आना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जी का वैल्यू जी का ऐसा यूनिट निकलता है, जी का यूनिट निकलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बात और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि जी का वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पे करता है। देखिए ये जो जी का वैल्यू है, ये डिपेंड करेगा, वैरी करेगा प्लेस टू प्लेस। हमको मालूम है ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। इक्वेटर में कुछ और होता है, पोल्स में कुछ और होता है, ऑल्टीट्यूड में और डेप्थ में जाने से कुछ और होता है। जी का वैल्यू है ना, इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है, हमको पता है, हम लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब एक बात देखिए, वेट जो होगा ये जी तो वैरी करता ही है, इसके अलावा जो वेट है ना वो भी तो वैरी करेगा। आप बोलोगे सर कैसे? तो W इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, m इंटू जी। एम को क्या मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते कि नहीं मानते? इसका मतलब अगर m कांस्टेंट है तो g तो वैरी करेगा, हमको पता है प्लेस टू प्लेस g वैरी करता है कुछ प्लेसेस पर। तो उन प्लेसेस पर W का जो वैल्यू है, वेट का जो वैल्यू है वो तो वैरी करेगा। बात को समझ में आ रहा है? बात को समझ में आ रहा है एकदम। g का वैल्यू बढ़ेगा, W का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि जी का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है वेट ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर? ठीक है, थोड़ा सा और आज हम लोग बात कर लेंगे अगर हमारे पास टाइम है तो। चलो आज का टाइम हम लोग ओवर हो रहा है, हम लोग ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, आज काफ़ी लेंथी हो जाएगा नहीं तो। कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, काफ़ी मज़ा भी आया होगा आपको पढ़ने में। और डेफिनेटली कमेंट्स करके बताइएगा आपका मानना कैसा है, कि आप कैसा समझ रहे हो, आपको कैसा समझ में आ रहा है मेरे वीडियोस, आपको पसंद आए तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। ठीक है, और कोई डाउट रहे तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।